वेलकम टू न्यू वीडियो। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज A2 लेवल कंप्लीट गाइड फॉर बायोलॉजी। सो जो बच्चा ए लेवल में बायो जिसने सेलेक्ट किया है और जिसने एएस का पेपर दे दिया है बायोलॉजी का, अभी बाय द वे आज चांद रात है और कल आपका ईद है, तो आई विश यू ईद मुबारक। और जिस कंट्री में आज ईद थी तो उन्हें भी दिल से ईद मुबारक। ठीक है, सो आपके बाय द वे ईद के बाद भी कंपोनेंट्स रहते हैं। योर P1 फॉर बायोलॉजी इज़ रिमेनिंग आफ्टर योर ईद। ठीक है, तो ये है कि भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। ठीक है, एंड वट एवर द ग्रेड यू हैव, नाउ वी आर बी डिस्कसिंग दिस इज कंप्लीट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज हु आर हैविंग बायोलॉजी इन ए लेवल्स। आपका A2 लेवल बायो, दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर A2 लेवल बायोलॉजी। ठीक है, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मैं अलग से दे दूंगा आपको, लेकिन ये कंप्लीट गाइड है फॉर योर ओनली बायोलॉजी। ठीक है, सो कैम्ब्रिज A2 लेवल बायोलॉजी में हम लोग आपको क्या गाइड देंगे वो सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। एंड डोंट वरी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। Whatever grade you achieved in AS level is carried forward to the second year of A levels, also known as A2। आप ए लेवल के लाइक सेकेंड ईयर को A2 बोलते हो। अब आपने एएस में जो भी ग्रेड लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो ग्रेड आपका कैरीड फॉरवर्ड होता है टू द A2 लेवल। ठीक है, फॉर सपोज व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर आपने एएस में मे बी यू हैव अचीव A, B, C और D, वट एवर द ग्रेड, दैट इज़ कैरीड फॉरवर्ड टू द A2। यानी A2 में आप जितने कंपोनेंट्स के जितने पेपर्स आप दोगे और उसमें जो मार्क्स लोगे, वो वाले मार्क्स प्लस द मार्क्स यू हैव अचीव्ड इन योर एएस ग्रेड आर बीन ओवर कंबाइंड टू मेक द ओवरऑल ग्रेड। ठीक है, यानी कि आपका ओवरऑल ए लेवल का ग्रेड सिर्फ A2 पे बेस्ड नहीं होता, एएस पे भी बेस्ड होता है। यानी दोनों में जितने मार्क्स उठाएं उन सबको कैलकुलेट करके आपको कोई ग्रेड बना के देते हैं, दैट इज़ योर फाइनल ए लेवल ग्रेड। ठीक, in AS if you have good marks in major components, usually you achieve that grade overall. Meanwhile, if you score B in paper 1, A in paper 2 and C or D in paper 3, your overall grade in AS level is A with 85% probability. What I mean to say is this, देखो आपने AS किया और AS में मे बी यू हैव अचीव्ड हाई गुड मार्क्स और हाई मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इन द मेजर कॉम्पोनेंट्स। What I mean by the major component is paper 1 and paper 2। क्यों? क्योंकि पेपर 2 का वेटेज सबसे हाई है, मे बी इट्स 23 और 26%, और उसके बाद हमारा पेपर 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सबसे लोएस्ट वेटेज है पेपर 3 का, विच इज़ 11.5%। तो पेपर 3 में अगर आपका गंदा ग्रेड भी आ रहा है लाइक C या D, तो आपका ओवरऑल ग्रेड अच्छा आएगा इफ़ यू हैव गुड मार्क्स इन योर मेजर कंपोनेंट, दैट इज़ P2 एंड P1। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको पेपर 1 में B मार्क दिया है, मतलब B स्कोर दिया है, यानी कि आपका जो ग्रेड है P1 में वो B है एंड इन P2 दैट्स A। तो आपका ओवरऑल ग्रेड होगा AS का A विद 85% प्रोबेबिलिटी। अब ये 85% प्रोबेबिलिटी कैम्ब्रिज ने नहीं दी, लेकिन ये एस्टिमेशन है, द ओवरऑल एस्टिमेशन कि आपका जो भी ग्रेड पेपर 2 में बनता है वो आपका AS पे ओवरऑल ग्रेड होता है। यानी कि आप इस ये जो A ग्रेड है आप इसको कैरी कर रहे हो टू द A2 लेवल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास मेजर कंपोनेंट्स में हाईएस्ट ग्रेड्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं, देन इट्स अमेजिंग। डोंट वरी कि अगर आपका माइनर कंपोनेंट में अगर कोई ग्रेड गिर भी रहा है, गंदा ग्रेड भी है, लाइक इवन इफ़ यू हैव E, मेरे काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने E लिया था इन योर पेपर 3 एंड दे वर हैविंग A इन ओवरऑल। ठीक, सो आई होप दैट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल ग्रेड, लेकिन एक कंपोनेंट में D ग्रेड, ये कोई लाइक यू कैन से दैट इट्स ओके टू हैव अ माइनर ग्रेड विद अ बैड ग्रेड, दैट्स ओके, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट मेजर कंपोनेंट्स पे अच्छे ग्रेड्स जो है वो अचीव करना थोड़ा टिपिकल होता है। लाइक इट्स क्वाइट टू बी ऑनेस्ट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इतना ईजी नहीं होता, लेकिन इफ़ यू हैव गो थ्रू इट। ठीक, नाउ similarly scoring D in paper 1, C in paper 2 and A in paper 3, so your overall grade in AS level must be C. These grades are usually carried forward to A2 level. ठीक है, नाउ फॉर सपोज आपका मेजर कंपोनेंट्स में गंदे ग्रेड आ गए, लाइक पेपर 1 में आपने D ग्रेड उठा लिया, पेपर 2 में आपका C ग्रेड आया है, एंड इन योर पेपर 3 यू आर हैविंग अमेजिंग ग्रेड, दैट इज़ द A ग्रेड। तो आपका ओवरऑल ग्रेड तो C बन रहा है। अब भाई तुमने पेपर 3, आई एम नॉट सेइंग कि इग्नोर इट, पेपर 3 मायने रखता है, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग अ गुड ग्रेड इन पेपर 3 विच इज़ लो वेटेज एंड यू आर हैविंग अ इन द मेजर कंपोनेंट्स, आपका ग्रेड ही गंदा है, तो आपका ओवरऑल ग्रेड अच्छा नहीं बन पाता। एंड क्वाइट टू बी ऑनेस्ट अगेन ऐसे कि आपका पेपर 2 में जो ग्रेड होता है वही आपका ओवरऑल ग्रेड होता है इन योर AS लेवल विद 85% प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में आपका पेपर 2 में C था, तो आपका ओवरऑल ग्रेड C बनेगा, बट दे आर हैविंग द चांसेस फॉर D ग्रेड बिकॉज यू आर हैविंग D इन पेपर 1।
एंड पेपर 1 इज़ ऑल्सो हैविंग हाई वेटेज आफ्टर पेपर 2। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आपका ग्रेड बी बन जाएगा बिकॉज यू आर हैविंग ए इन पेपर 3। नो, ए पेपर 3 का वेटेज इतना कम है कि वो आपका ग्रेड बी बना ही नहीं सकता ए एस में। जो कॉम्पोनेंट 2 है, पेपर 2 है, उसमें आपका जो ग्रेड होगा वही आपका फाइनल ग्रेड होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट आपका P2 में आपको बहुत मेहनत करनी होती है ताकि आपका जो भी ग्रेड वहाँ पर बनेगा वो आपका ओवरऑल ग्रेड होगा। इट डजंट मीन कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 मायने नहीं रखता। वाई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि यार पेपर 2 बहुत अच्छा था, पेपर 2 में हमें हाई मार्क्स लेने थे तो हमने ले लिए, तो हम पेपर 1 और पेपर 3 को इग्नोर कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल, यू नीड टू अचीव गुड मार्क्स इन दैट, ओके। क्योंकि अगेन आपने एएस में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे तो वो आपका A2 में कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि वो मार्क्स जाकर A2 में ऐड होंगे और A2 की आपकी अलग अपनी मेहनत होगी, प्लस एएस में जो मेहनत करके आए हो उसके मार्क्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। Now in A2 you have two components. अब इसे गौर से सुनिएगा, पेपर 4 and पेपर 5. P5 has similar weightage to that of P3 which is 11.5%, but you need to score A or B because it is a scoring component. Candidates usually score maximum marks in this component. इसका क्या मतलब है कि आपके पास, अब आप A2 में आ गए हो तो आपके पास दो पेपर होते हैं, पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 5 आपका सेम टू दैट ऑफ प्रैक्टिकल होता है, बट अगर आपने ओ लेवल्स किया तो आपको पता होगा कि इन ओ लेवल्स यू हैव डन पेपर 4 ऑफ योर ओ लेवल बायोलॉजी, और ओ लेवल बायोलॉजी का पेपर 4 आपका बिल्कुल ATP था, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, दैट वाज आल्सो नोन एज रिटन प्रैक्टिकल। लेकिन आपने AS में पेपर 3 परफॉर्म किया था, दैट वाज अ परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया था। लेकिन इन योर A2 अगेन यू आर हैविंग दैट सेम P5, ठीक है, मतलब सिमिलर तो नहीं होता लेकिन इसका वेटेज सेम है और ये प्रैक्टिकल स्किल्स मांगता है, बट इट इज़ द रिटन पेपर, इट इज़ नोन एज द अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल। मतलब हम इसे ATP कह सकते हैं। ओ लेवल का ATP जिस तरह था, रिटन प्रैक्टिकल है, आपको परफॉर्म नहीं करना होता, आपको जो कुछ करना है पेपर में करना है, ठीक। सो दैट इज़ सिमिलर टू द प्रैक्टिकल एंड यू नीड टू स्कोर A और B मार्क्स। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने AS में जो ग्रेड लिया है वो आपका A2 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको A2 में अच्छे मार्क्स चाहिए, ताकि अगर आपने AS में इन केस अच्छे मार्क्स नहीं भी उठाए तो आप A2 में उसको मैनेज कर लेते हो, ठीक। वो मैनेज कैसे करते हो वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। कैंडिडेट्स यूजुअली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस कंपोनेंट। वाई? बिकॉज इस पेपर में सिर्फ दो, पेपर 5 में सिर्फ दो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं एंड इसका लाइक 15 मार्क्स इस तरह से भी हो सकता है, लाइक ओवरऑल 30 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इफ़ यू कैन से कि P3 हमारा 40 मार्क्स का था, यहाँ पर 30 मार्क्स का है P5, ठीक है। और हम ऐसे नहीं कह सकते कि 15-15 से मैच होता है, मे बी 20, एक मार्क 20 का दे देते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन 20 का दे देते हैं, मे बी एक क्वेश्चन आपको 22 का दे देते हैं, 25 तक का चला जाता है क्वेश्चन, मतलब बहुत मैक्सिमम भी चले जाते हैं। सो यू मस्ट बी स्कोर हैव अ गुड कैपेबिलिटी टू स्कोर बंच ऑफ मार्क्स इन दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है, क्योंकि पेपर 5 ईजी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सब इग्नोर करें। यू नीड टू पे कंसंट्रेशन ऑन दिस पेपर। In A2 level, P4 is considered essential, like whatever grade you have in AS, you have carried forward, you need maximum marks in P4. आपका A2 बेहतरीन होगा अगर आपने पेपर 4 में मैक्सिमम मार्क्स उठाए, because it has highest weightage amongst all components in AS level, sorry in E level, मतलब आपको जो पूरा E level है A2 प्लस AS, पूरा जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बायोलॉजी 9700 जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, उनमें हाईएस्ट वेटेज पेपर 4 है, दैट इज़ 35%। सो स्कोर एटलीस्ट 75 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। नाउ आई नो दैट दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट इट्स वेरी ईजी इफ़ यू वर्क हार्ड। आप बहुत मुश्किलों से मेहनत करते हो, बहुत जान लगाते हो, तो आपका पेपर अच्छा होता है और काफ़ी चीज़ें आपके लिए सिंप्लिसिटी की तरफ मूव ऑन हो जाती हैं, आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने AS में कोई फॉर सपोज अच्छा ग्रेड नहीं उठाया तो आपको पेपर 4 में मेहनत इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपका जो ग्रेड है वो ओवरऑल अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको 75 to 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने। वैसे तो मोस्ट कॉमनली आपका जो ग्रेड थ्रेशोल्ड होता है फॉर पेपर 4 दैट इज़ 60 और 59 ऑन योर A, ठीक है, फॉर योर पेपर 4। लेकिन यू कैन ऑल्सो से कि आप मैक्सिमम मार्क्स उठाओ। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर P4 में आप A नहीं उठाओ, यहाँ पर आप A से ज़्यादा उठाओ। व्हाट आई मीन बाय A से ज़्यादा, लाइक ओके 60 पे A बन रहा है लेकिन आप 75 उठाओ, 80 मार्क्स उठाओ। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग द प्रीवियस ग्रेड्स
फ्रॉम योर एएस, और अगर आप चाहते हो कि ग्रेड जंप हो तो यहाँ पर आपको और भी अच्छा करना है, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट गाइड बताऊंगा फॉर योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो मैं आप वहाँ पर एक ग्रेड थ्रेशोल्ड वाली लाइक पिक्चर भी ऐड कर लूँगा, तो आपको वहाँ पे डिटेल से बता दूंगा कि कैसे ये ओवरऑल ग्रेड्स कंबाइन होकर आपको जंप करवाते हैं ग्रेड। लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है कि मैक्सिमम मार्क्स उठाओ ताकि आपके ग्रेड जंप हो जाए, ठीक। जंप का मतलब है अगर आपने एएस में बी लिया है तो A2 में A हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ पॉसिबल, इवन नॉट पॉसिबल, कैंडिडेट्स डू दिस एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू वर्क हार्ड। और फिर वो एएस से अगर उनका गंदा ग्रेड होता है लाइक फॉर सपोज सी, तो वो A2 में उसे A या B बना लेते हैं, बना लेते हैं, क्वाइट टू बी ऑनेस्ट। नाउ पेपर 4 इज़ A लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सच एज योर पेपर 2। जब आपने एएस में पेपर 2 किया था वो थ्योरी का पेपर था, ये भी सिमिलर टू दैट है। एंड यू रियली नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ O levels, AS levels एंड A2 ऑब्वियसली। यू नीड टू पे कंसनट्रेशन ऑन योर पेपर 4 के पेपर 4 में आपको ना कि सिर्फ A2 की नॉलेज रिक्वायर है, बल्कि नॉलेज फ्रॉम AS इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड एंड ऑल्सो फ्रॉम O levels। यानी कि आप ये नहीं है कि आप O levels की इन्फॉर्मेशन भूल जाओ ना। इफ़ यू हैव डन नॉन मैट्रिकुलेशन, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग, आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आउट ऑफ सिलेबस जाओ, लेकिन विद इन द सिलेबस इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग लो कि यू मस्ट आंसर एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर पेपर 4। कोई ऐसा पार्ट ना हो कि तुम वहाँ पे अटक जाओ, थक जाओ, फिर तुमसे सॉल्व ना हो। पेपर 4 की अलग से गाइडेंस ऑब्वियसली मैं दूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की, तो मैं ऑब्वियसली पेपर 4 की अलग से आपको गाइडेंस दे दूंगा। पेपर 4 में आप एटलीस्ट अच्छे से अच्छे मार्क्स लो, जितने ज़्यादा ले सकते हो उतने ज़्यादा लो। अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो तो आप उसकी कन्फ्यूजन दूर करो, उस चैप्टर को डिटेल से पढ़ो, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ो, 5 पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी आपके पास जून और जुलाई है, लाइक अभी जून चल रहा है, ठीक है, आपका पेपर 1 है अभी एस का, और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। तो वीडियो देखने के बाद आप जब अपना लाइक अगस्त या सितंबर में आप कर लो, अपने टॉपिकल से स्टार्ट कर देना, जब आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो। डोंट गो टू द ईयरली राइट नाउ। आप जब अगस्त सितंबर में जाओ या अक्टूबर तक जाओ तो आप अपने टॉपिकल्स कवर करना शुरू कर देना बाय कवरिंग द टॉपिक्स। पहले टॉपिक्स पढ़ो, चैप्टर कवर हो जाए तो फिर टॉपिकल से स्टार्ट कर दो फ़ौरन, और पेपर 4 पे फोकस हाई रखना है। इट डजंट मीन कि P5 को इग्नोर करो, लेकिन P4 को इतना लाइक P5 को इतना भी नहीं करना कि P4 में ग्रेड, ठीक है ना। सो जस्ट डू योर बेस्ट इन योर पेपर 4। Don't maintain your grades, please try to improve because if you maintain your grade may be at risk, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। If you have B in AS, make it A in A2. If you try to maintain this B, it may cause C in A2. What does it mean? बच्चा क्या करता है कि बच्चे के पास AS में जो ग्रेड आता है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि उसमें AS के पास उसके पास ग्रेड आया है B, तो उसने क्या किया कि इस ग्रेड को मेंटेन कर रहा है। What I mean by maintain is that कि A2 में ये B ही रहे, गिरे नहीं, C नहीं बने, तो obviously you will be at risk, आपका ग्रेड C बनेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस D भी हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि 0% चांसेस हैं। तो अगर आपके पास B है इन AS या वॉट एवर द ग्रेड यू हैव, यू नीड टू इम्प्रूव रैदर दैन मेंटेन। अगर आपने मेंटेन करने का एम किया तो आपका ग्रेड गिरेगा, दैट इज़ ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटेन करोगे किसी चीज़ को तो आप इतने मार्क्स लोगे कि भाई मेंटेन रहे, तो उसमें तो गिर भी सकता है। लेकिन जब आप इम्प्रूव करोगे तो ऑब्वियसली जब आप इम्प्रूव करने आओगे तो इम्प्रूविंग में ग्रेड आपका अप हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है कि आपका ग्रेड अप हो जाता है, और इवन एक ग्रेड अप होता है, 2 ग्रेड भी अप हो सकते हैं। दैट इज़ नॉट, आई कैन नॉट से दिस 0% चांसेस, देयर आर सम चांसेस आपका ग्रेड 2% जंप कर सकता है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग B तो आपका A2 में A* बन सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड थ्रेशोल्ड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मेक श्योर भाई आपको ग्रेड को मेंटेन नहीं करना, ग्रेड को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आई होप कि ये लाइन क्लियर हो गई हो। मेंटेनेंस नहीं करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। ग्रेड आपका जो भी मिला है अब आप इसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूव का मतलब है C आया तो B करो, B आया तो A करो, D आया तो C करो, A आया तो A* करो, ठीक है। अगर A आया A*, वैसे तो A* आपका AS में नहीं आता, ठीक है, यू ओनली हैव A, तो आप इसको A*। बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि अब मेजॉरिटी में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब उनका क्योंकि AS में ग्रेड A आता है तो वो जो है वो उसे A* नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अब A आ गया ना तो इसे मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि जाहिर सी बात है वो बच्चा मेंटेन नहीं कर पाता अक्सर, और कभी कभार उसे ग्रेड B हो जाता है, कभी कभार A रहता है। सो इम्प्रूव इट टू द A*, वाई नॉट, try your best, ठीक है। Candidates sometimes does not focus on P5 just because it have low weightage. Remember that for A* or A you really need maximum marks. A2 में
आप दिमाग में बैठा लो कि भाई मुझे पेपर 4 और पेपर 5 मैक्सिमम मार्क्स पे करना है, वेटेज को छोड़ो, लाइक ओके वेटेज को अकाउंट में रखो कि इतनी परसेंट वेटेज उसका ज़्यादा इसका कम है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स उठाने दोनों में। यहाँ पर 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स उठाओ इन योर पेपर 5, और पेपर 4 में आप एटलीस्ट 30 मार्क्स उठाओ आउट ऑफ 100। तो अगर आप ओवरऑल कंबाइन भी करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रेड यहाँ पे बनकर आ जाएगा। पेपर 4 में आप एटलीस्ट ए एम नहीं करो, क्योंकि आपका ए आ जाएगा, आप ए से ज़्यादा एम करो। लाइक 60 मार्क्स पर आपका ए बन रहा है तो आप 80 मार्क्स लो, 85 मार्क्स लो, 75 मार्क्स लो। दैट इज़ नॉट ईजी। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेपर 4 इज़ नॉट ईजी, इट्स चैलेंजिंग, लेकिन आप इतने मार्क्स उठा लोगे। ट्राई योर सेल्फ टू जस्ट वर्क हार्ड। पेपर 4 की अलग से गाइडेंस दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर दिमाग में बैठाना है कि A2 में आ गए, अब आपको पेपर 4 पे हाई मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, मैक्सिमम मार्क्स उठाओ यहाँ से, और पेपर 5 से भी उठाओ। पेपर 5 ईजी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको इग्नोर कर दो या उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिस हर कॉम्पोनेंट में रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पर भी करो आप, लेकिन पेपर 4 में मैक्सिमम प्रैक्टिस करो टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और पेपर 5 में भी हाई मार्क्स रखो, हाई मार्क्स उठाओगे, यहाँ पर पेपर 5 में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप बी भी स्कोर कर लो, पर आई वॉन्ट यू कि आप ए ही स्कोर नहीं करो। लाइक फॉर सपोज अगर 17 पर ए बन रहा है तो आप 25 मार्क्स उठाओ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके ओवरऑल कंबाइन होकर ओवरऑल ग्रेड आपका अच्छा देंगे। दैट विल कॉज टू जंप ऑफ योर ग्रेड, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। सो दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द PDF। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि डोंट रिग्रेट इफ़ यू हैव वर्स ग्रेड्स इन AS, यू कैन जंप हाई इन A2 एंड इम्प्रूव इट बाय वर्किंग रियली हार्ड। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ दैट अगर आपने AS में कोई गंदा ग्रेड उठाया, फॉर सपोज C उठा लिया, तो आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मई जून एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त में आता है, ठीक है, मे बी इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। तो डोंट वरी अबाउट इट, जो ग्रेड आपने लिया आप उसको A2 में इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, पर अगर आपका ग्रेड E है या D है इन AS, तो आप उसको किस हद तक इम्प्रूव कर लोगे। इफ़ यू हैव E in AS, you cannot make it D or C, because if your aim is medical university and MDCAT, then you need to give either retake or composite, means AS or A2. I recommend retake if worst grades in AS, ठीक है। What I mean by this is that for suppose अगर आपका अल्लाह ना करे पर अगर आपको कोई बुरा ग्रेड आ गया लाइक E in AS, तो फिर क्या होगा कि यू कैन नॉट मेक इट D और C, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली इन बायोलॉजी अगर आपका D या C आया है तो वो आपको वेरी लेस चांसेस होते हैं कि वो आपको फिर एडमिशन दे दें, क्वाइट टू बी ऑनेस्ट वेरी लेस चांसेस, और बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। लाइक इफ़ यू आर एमिंग फॉर रियली अ मेडिकल यूनिवर्सिटी देन यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट B और C, लाइक मैं तो C भी नहीं कहूँगा, मैं तो सिंपल कहूँगा कि B पे जाओ या A पे जाओ इन AS, ठीक है। A B से नीचे नहीं आओ। पर अगर इन केस आपका ग्रेड गंदा आ गया, सो यू कैन गिव रीटेक और कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का क्या मतलब है? कॉम्पोजिट, अब बच्चा यहाँ पे इतना परेशान होता है, मैंने इतने बच्चों को देखा है वो ऑनलाइन और हर ऐप्स में परेशान हो रहे होते हैं। कॉम्पोजिट, एक्सेलरेटेड और AL, तीनों का एक ही मतलब है, विच मीन गिविंग AS एंड A2 एग्जाम्स टुगेदर। अगर आपने मई जून में A2 के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, AS के भी, या फिर आप अक्टूबर नवंबर में जो है वो AS और A2 दोनों के एग्ज़ाम साथ दे रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है। बट आई रिकमेंड यू टू गिव रीटेक। रीटेक में क्या हो रहा है कि अगर आपका ग्रेड गंदा आ गया लाइक मई जून में, तो आप अक्टूबर नवंबर में रीटेक कर लो, या फिर आप मई जून में चले जाओ नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में A2 कर लो, ठीक, अगर आपसे हो पाएगा। अब मैं आपको रीटेक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कंपोजिट देते हुए, क्योंकि क्वाइट टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ समझना होता है। लाइक AS का सिलेबस अलग है, A2 का अलग है, लिंक तो है लेकिन फिर भी अलग अलग है। A2 की नॉलेज AS में अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। लाइक AS की नॉलेज आप A2 में अप्लाई कर लोगे, पर A2 की नॉलेज AS में अप्लाई नहीं हो सकती, मेक श्योर अबाउट इट। ये मैं फिज़िक्स की एक अलग से गाइडेंस दूंगा जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। सेम गोज़ फॉर बायोलॉजी। अगर आपसे AS में कोई ऐसे सवाल पूछें जो कि A2 में आंसर है जिसका, तो आप वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो A2 की नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पर, और अगर आपने दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इवन इफ़ द एग्जामिनर नो के कैंडिडेट जो है वो कंपोजिट दे रहे, पर यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। और अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी करो तो बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता है, तो मेक श्योर कि आप अपना ग्रेड अच्छा करो, एम अच्छा रखो, ठीक है। सो आई स्टिल प्रेफर रीटेक।
क्योंकि रीटेक से क्या होता है कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, लाइक एएस ग्रेड पर। और ये नहीं होता कि आपको एएस और ए2 दोनों एक साथ पढ़ना पड़ता है। लाइक आप एएस पे फोकस करते हो और आप अपनी गलतियाँ भी देख लेते हो कि आपने पहले क्या क्या गलतियाँ की हैं, फिर आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो सो दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बी गुड इन जेनेटिक टेक्नोलॉजी फॉर पेपर 4 एंड बायोलॉजी P5 रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस एंड बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये मेरी एक अलग से टिप है आपको, ये बहुत छोटी सी टिप है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी टिप्स दे दूंगा। P4 और P5 से रिलेटेड तो बहुत सारी टिप्स बाकी रहती हैं, वो मैं दूंगा आपको। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर 4 में आपको सबसे ज़्यादा जेनेरिक टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या बाकी चैप्टर्स नहीं पूछे जाते, दे आर ऑल्सो आस्क्ड। लेकिन जेनेटिक टेक्नोलॉजी आप अगर पेपर 4 में सर्च करोगे तो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, और वो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेज रहा होता है। लाइक आपके 2 से 3 क्वेश्चंस इस पर होते हैं, मे बी दे गिव यू 5 क्वेश्चंस। अक्सर बेशतर ऐसे भी मैंने कंपोनेंट्स, क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व किए ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स सॉल्व किए मैंने वहाँ पे देखा है कि एग्जामिनर जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स में और काफ़ी डिफरेंट सेशंस ऑफ द एग्ज़ाम में, कि जहाँ पर वो जो जेनेरिक टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा है, और होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेशन से 1 और 2 क्वेश्चंस मिला के ओवरऑल 4 या 3 क्वेश्चन हैं, और बाकी ओवरऑल क्वेश्चन जेनेटिक टेक्नोलॉजी से हैं। जेनेटिक टेक्नोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे डिटेल से हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल है, हर चैप्टर आपको पता होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स लिंक्ड है, आप अपनी कोर्स बुक खोल के देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मेक श्योर टू बी गुड इन दैट। इन पेपर 5 रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस एंड बायोडाइवर्सिटी, कभी वो रेस्पिरोमीटर दे देते हैं, कभी वो आपसे फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी कभी कभी वो आपसे बायोडाइवर्सिटी पूछ लेते हैं, ठीक है। लाइक कैप्चर मार्क रिलीज पूछ लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस होते हैं इनके आने के। और आप जब वेरिएंट सॉल्व करोगे, पास पेपर करोगे सॉल्व, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑब्वियसली बहुत जल्दी पास पेपर सॉल्व करो, टॉपिकल सॉल्व करो। लेकिन टॉपिकल सॉल्व करके बच्चे को ये पता नहीं होता कि एग्जाम में क्या आएगा। यू नीड टू ऑल्सो गो फॉर ईयरली, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम पड़ा है ना, इन A2 काफ़ी टाइम पड़ा है, तो ट्राई टू सॉल्व ईयरली इन दिसंबर। आई रिकमेंड इन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में आपका ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। सो ईयरली करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कौन से चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन से में कम। क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर आपकी क्वेश्चन में या आपकी जो जिस भी ईयर में आप पेपर दे रहे हो, जिस भी सेशन में आप पेपर दे रहे हो, उसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छा कि भाई ये चीज़ आ सकती है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं आई तो अभी भी नहीं आ सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं पढ़ो, यू नीड टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कहा कि O लेवल्स की भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है यहाँ पर, तो फिर A2 की क्यों नहीं, ठीक है। फॉर श्योर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी इंक्वायरी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन मैसेज मी। A2 लेवल के बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, AS की क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके पास, वहाँ से मुझे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दो, आई विल गिव यू रिप्लाई, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स, विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Good luck for your A2.